हेलो दोस्तों, नमस्कार। राइजिंग स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद शास्त्री, सामान्य हिंदी का एक विद्यार्थी, आप सभी के प्रेम की आशा रखते हुए आज एक वीडियो आपके सामने लेके आया। जो आज हम पढ़ेंगे ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सामान्य सी शुरुआत जब हम हिंदी भाषा की करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि हिंदी अपने आप में एक भाषा है। जब भाषा शब्द की बात आएगी तो इस भाषा शब्द से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जब भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात आएगी तो भाषा शब्द भास धातु से बना है। ये भास अपने आप में एक धातु है और इस भास शब्द में अगर मैं हिंदी विषय की बात करूं तो प्रत्यय लगा है आ प्रत्यय। लेकिन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है तो हमें थोड़ा सा संस्कृत के ऊपर भी ऑप्शन मिल सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कई बार आ ऑप्शन में ना मिले तो वहाँ पे संस्कृत का एक प्रत्यय मिलेगा जिसका नाम है टाप प्रत्यय। इस टाप का भी आशेष रहता है सूत्र इत्यादि लगने से। इसलिए भाषा शब्द में या तो ऑप्शन मिलेगा कि आ प्रत्यय लगा है या फिर ऑप्शन मिलेगा कि टाप प्रत्यय। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हिंदी की बात करेंगे तो हमें आ प्रत्यय लगने को मिलेगा। अब बात आती है कि भाष शब्द का अर्थ क्या है। जब भाष शब्द के अर्थ की बात आएगी तो भाष का अर्थ होता है सीखना या बोलना, दोनों अच्छे, सीखना या फिर बोलना। अब बात आती है कि हम क्या सीखते हैं, क्या बोलते हैं। कि भाष धातु का अर्थ हो गया सीखना। सीखने की जब बात आएगी तो अगली बात आती है इसी शब्द से इसकी परिभाषा का निर्माण होता है। और परिभाषा क्या होगी कि भाषा अपने आप में एक साधन है। अब साधन से तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि जितने भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ इत्यादि चलती हैं उससे है, नहीं। साधन का मतलब है कि हम किससे सहायता ले रहे हैं, किससे सहायता ले रहे हैं। यहाँ साधन से तात्पर्य हमारा सहायता से है। अब बात आती है कि भाषा साधन के रूप में कार्य कैसे करता है। तो परिभाषा ये होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं समझ पाऊँगा, वो केवल और केवल किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या कही हुई आपसी बात को हम समझते हैं। तो भाषा ने हमारी साधन के रूप में आकर के एक क्या की है, सहायता की है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा भाषा कहलाती है, चार ऑप्शन दे देगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह शास्त्र है, शास्त्र नहीं है, भाषा केवल एक क्या है, साधन है। अगली बात है भाषा शब्द की उत्पत्ति क्या है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत की भाष धातु से। अगली बात आती है तो भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, तो प्रत्यय लगा है यहाँ पे आ प्रत्यय। अगली बात आएगी तो भाषा शब्द का अर्थ है, तो भाषा शब्द का अर्थ आएगा सीखना या फिर बोलना। इसके बाद अगली बात आती है, अगली बात यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी खुद की एक क्या होती है, लिपि होती है। भाई भाषा की क्या होती है, लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी लिपि। भाई देवनागरी लिपि। अब बात आती जी लिपि क्या है। तो लिपि है, लिपि ने हमसे दिए हैं कुछ प्रतीक, और प्रतीक ना समझ पाए तो मैं प्रतीक को दूसरे रूप में ले रहा हूँ चिन्ह। कि कुछ चिन्ह या प्रतीक निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं क्या, भाषा लिखते हैं। अर्थात लिपि क्या है, लिपि एक ध्वनि या संकेत या चिन्ह है जिसके माध्यम से हम कोई ना कोई भाषा लिखते हैं और भाषा लिखने के लिए आवश्यकता पड़ती है हमें लिपि की। इसी के साथ एक अगली बात आती है, वो बात आएगी व्याकरण की। भाई कि व्याकरण क्या है जी, भाषा क्लियर हो चुकी, लिपि क्लियर हो चुकी। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण अपने आप में एक शास्त्र है। क्या है, एक शास्त्र है। कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा का ज्ञान तो कराएगा लेकिन कैसी भाषा का,
शुद्ध भाषा के लिखने और पढ़ने का जो ज्ञान कराता है वो व्याकरण कहलाता है। अर्थात प्रत्येक लैंग्वेज का, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, प्रत्येक लैंग्वेज का, प्रत्येक भाषा का अपनी खुद की एक लिपि होती है। अर्थात इस लिपि और व्याकरण के माध्यम से हम एक शुद्ध भाषा का ज्ञान अर्जित करते हैं, एक शुद्ध भाषा का ज्ञान हमें लेते। इसके बाद आया कि व्याकरण, तो व्याकरण के अपने खुद के क्या होते हैं, अंग होते हैं। कि जिस तरह मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो मनुष्य अपने शरीर से कोई ना कोई या शरीर के अंगों से कोई ना कोई कार्य करवाता है, उसी तरह कहता है कि जब भाषा का व्याकरण हो गया, ये व्याकरण भी कहता है कि अपने अंगों से कोई ना कोई कार्य करवाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा व्याकरण के 3 अंग होते हैं भाई। उन 3 अंगों की जब बात आएगी तो सबसे पहला आता है वर्ण विचार, दूसरे की बात करेंगे नंबर 2 पे आएगा शब्द विचार, और तीसरे की बात करेंगे तो नंबर 3 पर आएगा वाक्य विचार। कुछ किताबें यहाँ पे कहती हैं कि 4 अंग होंगे, कुछ किताबें कहती हैं 5 अंग। नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा कि व्याकरण के 3 अंग हैं। वो जब चौथे अंग को जोड़ती है, आपको तो उत्तर 3 ही करना है। मैं आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूँ यहीं पे कि कुछ किताबें कहती हैं जी एक तो ध्वनि विचार होता है, और कुछ कहते हैं कि एक और जोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा पद विचार। जी याद रखिएगा कि ध्वनि विचार और पद विचार की जब चर्चा होगी तो वर्ण के माध्यम से ही ध्वनि का विकार या ध्वनि और वर्ण को एक में रखना है, और शब्द की और पद की बात करेंगे तो ये दोनों एक में काउंट होंगे। इसलिए कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। हमारा सबसे पहला अंग होगा व्याकरण का, वो रहेगा वर्ण विचार, दूसरा रहेगा शब्द विचार और तीसरा रहेगा वाक्य विचार। हम धीरे धीरे इन्हीं टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि यही रीढ़ की हड्डी है किसी भी भाषा की। और हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें वर्णों का ज्ञान भी होना आवश्यक है, शब्द का ज्ञान भी होना आवश्यक है और वाक्य का ज्ञान होना भी आवश्यक। जब बात आती है कि जी वर्ण के टॉपिक से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से चाहे HSSC क्लर्क हो, चाहे ANM GNM, कितने भी पेपर आपने हरियाणा के दिए हैं या अन्य किसी स्टेट के दिए हैं, वहाँ से वर्ण के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे वर्ण की जब मैं चर्चा करूँ तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, पहला क्वेश्चन। अब केवल शब्दों से खेल रही है HSSC हो चाहे कोई भी हो, एक एग्जामिनर बड़े दिमाग से पेपर बना रहा है। अगला वो क्वेश्चन लिखेगा कि कुल के स्थान पे लिखेगा कि मूल वर्णों की संख्या भाई। अब बात ये आई कि एक तो क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। यहां से जब मैं उत्तर निकालूंगा तो कुल वर्णों की संख्या 52 होगी, और यहां से जब मैं क्वेश्चन निकालूंगा तो यहां से कुल वर्णों के स्थान पर मूल वर्ण पूछ लिए जाए तो उत्तर क्या रहेगा, 44। अर्थात दोनों के अंदर अंतर आ गया, कितने वर्णों का, 8 वर्णों का अंतर आ गया। ये 8 अपने आप में एक विशिष्ट वर्ण है जहां से क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगातार बनते चलते हैं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, जब कुल टोटल वर्णों की बात लिखी आए तो क्या रहेगा 52, लेकिन मूल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो कुल कितने रहेंगे या मूल कितने रहेंगे, 44। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। अब बात आती है कि वर्ण कहते किसे हैं भाई। इस वर्ण की अगली बात आएगी तो यहाँ से याद रखना कि भाई ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए, मैं इस शब्द को यहां ऐसे भी लिख सकता था कि भाषा की छोटी इकाई है, लेकिन मैंने यहां पे एक शब्द लिखना लाजमी समझा, और वो क्या लिखा, शब्द से। इसका मतलब इससे छोटा कोई और हिंदी भाषा में नहीं बचा, इसलिए हम व्याकरण के अंग में ध्वनि को हटा देते हैं, ध्वनि विचार को हटा देते हैं, क्योंकि सबसे छोटा ये हो गया तो इसे और छोटा कुछ नहीं बचता है। अगली बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरी बात इसी की लिखी जाएगी, तो कहता है कि इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई। कि जो सबसे छोटा हो गया उसका और छोटा हो सकता है, नहीं। तो इसी वाक्य पर यही वाक्य डिपेंड कर रहा है कि भाई भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो चुकी है
तो उसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब सिर्फ इतना लिखेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जब सबसे छोटी इकाई आएगा तो ऑप्शन में ध्वनि भी दे सकता है, शब्द भी दे सकता है, पद भी दे सकता है, वाक्य भी दे सकता है, लेकिन उत्तर क्या रहेगा? वर्ण, अर्थात वर्ण तो ऑप्शन में आना ही है। दूसरी बात वो कहेगा ऐसा निम्नलिखित में ऐसी सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, तो उत्तर फिर भी हमारा क्या बना रहेगा? वर्ण बना रहेगा। अब बात आती है कि जी वर्ण के कितने भेद होते हैं। हम ज़्यादा गहराई में ना चलते हुए सामान्य सी बात करेंगे, एग्जाम के व्यू से बात करेंगे। और यहाँ पर बात आती है तो बात ये है कि जब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए वर्ण के भेद, जब वर्ण के भेदों की बात आएगी तो याद रखिएगा कि वर्ण के कुल मिलाकर के कितने भेद रहेंगे? 2 भेद होते हैं। सबसे पहले का नाम है स्वर वर्ण, दूसरे का नाम है व्यंजन वर्ण। एक का नाम हमने दे दिया स्वर वर्ण, दूसरे का नाम दे दिया व्यंजन वर्ण। अब बात आती है कि स्वर से भी यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, और व्यंजन से भी हमने यहाँ से 3 बातें की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक सामान्य तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि भाई संख्या कितनी है स्वरों की, दूसरा क्वेश्चन मात्रा कितनी है, और तीसरी बात पूछ ली जाए भेद कितने। यहाँ तीनों से क्वेश्चन आ चुका है। जब मैं यहाँ पर बात करूँ व्यंजन की तो यहाँ से एक बात तो पूछेगा कुल व्यंजन कितने, अगला क्वेश्चन पूछेगा मूल व्यंजन कितने, और अंतिम क्वेश्चन पूछेगा आपसे भेद कितने। मैंने ये कहा कि स्वर की जब बात आती है तो स्वर के लिए 3 टाइप ले ली हमने, वहां से 3 बातें की। संख्या की बात आए तो कुल कितने हो गए? 11। पेपर में पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी, तो उत्तर क्या रहेगा? 11। मात्राओं की बात करें तो मात्राएं कितनी होंगी? केवल 10 रहेंगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ 11 हैं तो मात्राएं कितनी? ठीक, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका कि मात्राएं होती हैं स्वरों की, व्यंजनों की, अयोगवाह की, इनमें से कोई नहीं। तो मात्राएं केवल किसकी होती हैं? स्वरों की हुआ करती हैं। व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती है। भेद की बात की जाए तो इसके भेद कितने रहेंगे? 3 भेद रहेंगे भाई। 3 भेदों में सबसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले का नाम है ह्रस्व स्वर, दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर, और तीसरे का नाम है प्लुत स्वर। जब बात आती है कि जी व्यंजन वर्ण से क्वेश्चन बनेगा, तो व्यंजन वर्ण से क्वेश्चन ये बनेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो है 39। लेकिन मूल व्यंजन पूछ लिए जाएं तो यहां याद रखना कि कुल कितने रहेंगे? मूल व्यंजन कुल हैं 33, लेकिन कुल व्यंजन आ जाएं तो 39। और भेद की बात आए तो इसके भी भेद कितने रहेंगे? 3 भेद। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरे की बात करूं तो अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे की जब मैं बात करूं तो ऊष्म व्यंजन। भाई कुल मिलाकर के न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता। देखिए, सबसे पहले पूछेगा कि स्वर परिभाषा की बाद में बात करेंगे। जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। स्वर वर्ण के भेद कितने? 2, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। फिर बात आती है कि स्वर से 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से उठेंगे कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 11। स्वरों की मात्राएं होती हैं तो मात्राएं कितनी होती हैं? 10। इसका मतलब निर्भाग कितना? 1 निर्भाग है, क्योंकि यहां से 11 यहां 10, तो 1 गड़बड़ कर रहा जो आगे चलकर पढ़ेंगे। भेद कितने? 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन से क्वेश्चन बनेगा तो कुल व्यंजन पूछ लिए जाए, इस शब्द पर जोर देना है, इधर इस शब्द पे, मूल पे और कुल पे। कुल व्यंजन कितने? 39। मूल व्यंजन कितने? 33। और भेद पूछ लिए जाए तो भेद कितने? 3 भेद करेंगे। डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यंजन के भेद तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। भी यहां तक कोई समस्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां तक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगली बात, अब बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई। जब मैं स्वर की बात करूं
तो याद रखना एक ट्रिक के माध्यम से से स्वर और से स्वतंत्र भाई। तो स्वर अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो फिर व्यंजन क्या हो जाएंगे भाई? तो व्यंजन कहते हैं जब स्वर स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? प्रतंत्र। ये गलत नहीं करके आना कभी स्वतंत्र का विलोम पूछ गुलाम कर आओ जी, नहीं, क्योंकि स्वतंत्र का अर्थ होता है आजाद और प्रतंत्र का अर्थ होगा गुलाम। अब ये उल्टे सुल्टे नहीं करने, स्वतंत्र का अर्थ तो आजाद हो गया, प्रतंत्र का अर्थ गुलाम हो गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र का विलोम, तो फिर उत्तर रहेगा प्रतंत्र, और आजाद का विलोम पूछ लिया जाए तो गुलाम। आइए परिभाषा पे, से स्वर और से स्वतंत्र। अर्थात स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कौन कौन से वर्णों को बोलने में? इन 11 वर्णों को जब बोलेंगे तो कहता है कि अन्य किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है। इस तरीके से याद रखना कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जब बात आती है व्यंजन की, तो व्यंजन अपने आप में क्या है? ये तो पहले ही कह रहे हैं कि हम तो प्रतंत्र हैं, अर्थात गुलाम है। अब बात आती है जी गुलाम किसके? तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि पड़ोसियों से गुलामी से अच्छा है हम अपने ही भाई के गुलाम बने रहें। तो इसका मतलब है कि व्यंजन अपने आप में गुलाम होते हैं, तो किसके गुलाम रहेंगे? स्वरों के। उदाहरण के तौर पे कि कै अपने आप में एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये गुलाम किसका है? तो जब इसको तोड़कर देखा जाएगा तो इसके कै के हल लगा करके हम इसमें से क्या निकाल देंगे? ए निकाल देंगे। इसका मतलब इस कै के अंदर बैठा हुआ है कौन? ए, और ए अपने आप में क्या है? स्वर है। अब इसके दो रूप हो गए। एक रूप तो हो गया इसको भी हम व्यंजन कहेंगे, और एक रूप हो गया इसको भी हम व्यंजन कहेंगे। अर्थात दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने इस कै के नीचे हलंत लगा दिया, हल लगा दिया। इसका मतलब यह है कि इस हल के लगने से यहां से स्वर गायब हो गया, स्वर को हटा दिया गया है हल लगने पर। यहां नहीं लगा तो इसमें अब भी बैठा हुआ है ए, और जब यहां हल लग गया इसका मतलब अब इसमें किसी स्वर का समावेश नहीं है, ये पूर्ण रूप से क्या है? व्यंजन है। तो याद रखिएगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, इस कै का जिक्र करेंगे तो इस कै का हम क्या कर सकते हैं? उच्चारण कर सकते हैं, अर्थात उच्चारण के आधार पर इसको हम क्या मानेंगे? व्यंजन मानेंगे। लेकिन जब इसकी बात आती है तो इसको केवल लिखा जाएगा, इसलिए लेखन के आधार पर जब बात की जाए तो लेखन के आधार पर व्यंजन वो आएगा जिसके नीचे क्या लगेगा? ये हल लगेगा, जिसे आप हलंत कहते हैं। अर्थात हल लगते ही वो लेखन के आधार पे है, और हलंत हटते ही वो किस रूप में आएगा? उच्चारण के आधार पे। कैसे, क्यों? सुनिए बात। मैंने यहाँ पे एक वर्ण लिखा है प। इस पै को जब बोलेंगे तो अंत में ध्वनि आएगी किसकी? अ की, और ए क्या है? स्वर है। इसका मतलब है इस पै का उच्चारण हो सकता है। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तो बोला तो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से हम उस तरीके से नहीं बोल सकते जिस तरीके से इसको बोल सकते। तो इसको तो लिखने में मजे आएंगे और इसको बोलने में मजा आएगा। इसका मतलब ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन है, और ये किस आधार पे है? लेखन के आधार पे है। बात क्लियर हो गई? कोई और वर्ण ले लो। मैंने यहां से ले लिया च, क्या इसके हल लगा? नहीं लगा। तो ये किस आधार पे है? उच्चारण के आधार पे है, क्योंकि इसका उच्चारण हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं। और मैं इसी चय के नीचे क्या लगा दूं? हल। ये किस आधार पे हो गया? लेखन के आधार पे। अर्थात व्यंजन वर्णों के कितने रूप प्रचलित हैं? तो व्यंजन वर्णों के कितने रूप प्रचलित हो गए भाई? तो व्यंजन वर्णों के 2 रूप हैं, अर्थात वो अपने नीचे हल लगवा भी सकते हैं और हले ना भी लगवा सकते भाई। क्यों? क्योंकि एक उच्चारण के आधार पे होते हैं और एक लेखन के आधार पे होते हैं। क्लियर यहां तक? व्यंजनों के 2 तरह से क्वेश्चन यहां से हम बात कर चुके। कुल व्यंजन पूछे जाएं तो 39, और बात की जाए कि व्यंजन के मूल व्यंजन पूछे जाएं तो कितने? 33 रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं स्वर वर्णों की भाई। पहले हम बात करेंगे संख्या की भाई। और किसकी संख्या की? स्वर वर्ण की। कितने बताए? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ,
री, ए, आई, ओ, औ। कुल मिलाकर के ये 11 जो हैं, ये 11 हमारे स्वर हैं भाई। इन 11 स्वरों के बाद आगे हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है कि हमने अभी अभी चर्चा की कि मात्राएं कितनी, 10। इसका मतलब एक छेड़खानी कर गए। छेड़खानी कौन सा कर गया उसको पकड़ना है। अब भाई अब पकड़ना है तो मैंने यहां से देखिए इन मात्राओं को समझाने के लिए मैं व्यंजन वर्णों का सहारा लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं का प्रयोग कहां करते हैं। तो स्वरों की जो मात्रा है, ये स्वर की मात्रा किसके लगती हैं? ये स्वर की मात्रा लगती हैं व्यंजन वर्णों के। भाई होती तो किसकी हैं? स्वरों की होती हैं, लेकिन इन मात्राओं को दिखाएंगे कहां? तो व्यंजन वर्णों पर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? तो लीजिए, मैंने यहां पे एक वर्ण लिख दिया का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। अब अगली बात बहुत दिमाग से देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए इसको एक बार। मैंने ये कहा है कि ये ऊपर जो मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं मैंने स्वर, और नीचे जो मैंने लिखा है ये लिखे हैं व्यंजन। इन 11 चेहरों को ध्यान से देख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, तो ये जो 11 चेहरे हैं ये स्वर ही रहेंगे। इन 11 के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई दे जाए उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। भाई अब देखिए, मैंने यहां से समझाने के लिए ये बता चुका कि व्यंजन के रूप कितने हैं। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन के रूप कितने? 2। एक तो किस आधार पर था? उच्चारण के आधार पे। दूसरा किस आधार पर था? लेखन के आधार पे। अब इनका तो उच्चारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने इनमें कोई ना कोई छेड़खानी की है। क्या की है? देखिए, मैंने केवल व्यंजन वर्ण को हटाया है, अर्थात कै को हटा दिया यहां से। और जब मैंने यहां से कै को हटाया है तो जो कुछ भी बचा है वो क्या बचा है? वो मात्राएं बची हैं। भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ कै को हटाया है। जो डंडी ऊपर थी, जो डंडी नीचे थी, जो दाएं थी, जो बाएं थी, जो आगे थी, पीछे थी, जहां थी, वो एज इट इज हैं। मैंने उनका कुछ भी नहीं किया, अर्थात मैंने सिर्फ कै को गायब कर दिया। कै को गायब कर दिया तो जो ऊपर स्वर लिखे हुए हैं उनकी मात्राएं आपके नीचे सामने दिखा दी गई हैं। भाई ये इन्हीं वर्णों की मात्राएं हैं। जो इसके जस्ट नीचे आई है वो उसी वर्ण की मात्रा है, अर्थात ये मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लग सकती है। उदाहरण के तौर पे अभी अभी हमने इसके नीचे लिखा था के, और मैं यहां लिखूं पे, मैंने कहा ने, मैंने कहा टे, कुछ भी लिख लो। आपने सिर्फ क्या ये देखिए, ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा ऊपर वालों में मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब ये व्यंजन है, तो मैंने व्यंजन को हटा दिया तो जो कुछ भी बचेगा वो क्या बची? वो मात्रा बची। और मात्रा किसकी बची? स्वरों की बची। अब बात आती है जी, स्वर तो 11 थे संख्या में, लेकिन मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो छत है, ये छत किसके? सभी के ऊपर तो है। ऐसा कौन सा वर्ण है कि जिसके ऊपर ये छत नहीं आई, अर्थात ये सिरों रेखा नहीं आई, अर्थात सभी पे है। लेकिन मात्रा की पुष्टि करने के लिए मैं ये समझाना चाहूंगा देसी लॉजिक से कि इस मात्रा अर्थात इसे सिरों रेखा के ऊपर और नीचे देखो, कोई छेड़खानी हुई? अगर जहां छेड़खानी हुई है, कुछ डंडी लगी है, तो इसका मतलब वहां मात्रा है, अन्यथा मात्रा नहीं है। तो क्या इस कै की ऊपर हमने देखा तो क्या ऊपर या नीचे कोई छेड़खानी हुई? नहीं हुई। इसका मतलब ए की कोई मात्रा नहीं है। इसमें नीचे हुई, इसमें नीचे भी है, ऊपर भी, अर्थात ऐसे कौन सा वर्ण दिखाई दिया? इसमें नीचे नहीं है तो ऊपर है, इसमें ऊपर नहीं है तो नीचे है, अर्थात जो कुछ भी बचा वो मात्राएं बची। लेकिन इस ए के नीचे कोई भी वर्ण या कोई भी मात्रा शेष नहीं बची। इसका मतलब है एक को गायब कर दिया, और गायब कर दिया तो ए को अपनी मात्रा ना लेने के कारण कुल स्वर तो 11 है, लेकिन मात्राएं कितनी? 10। अगली बात,
क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्वर वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो उत्तर क्या होगा, वो उत्तर होगा आपका अ। दूसरी बात, इस ए की मात्रा ना आने के कारण इसको हमने एक अतिरिक्त नाम दिया। वो अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो भाई निसंदेह याद रखना उदासीन स्वर है कौन है। अब याद कैसे रखोगे वो मैं करवा रहा हूँ, सुनो। कह रहा कि मात्राएं सभी को मिल गई लेकिन मिली किसको नहीं, ए को, इसलिए वो क्या हो गया, उदास हो गया। अर्थात जिसकी मात्रा नहीं है वो उदास होना स्वाभाविक है। इस तरीके से याद रखना कि भाई उदासीन स्वर कौन सा होगा, तो उदासीन स्वर होगा आपका ए होगा। भाई क्लियर है यहाँ तक कि हमने स्वर की कुल संख्या पढ़ी और संख्या के बाद हमने उसकी मात्राओं को देखा, मात्राएं 10 क्यों हैं, हमने इस बात को पढ़ लिया, 11 स्वर थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्वर के भेदों की, क्योंकि हमने 3 टाइप ली थी, संख्या, मात्रा और इसके बाद भेद। डायरेक्ट भेद पे चलते हैं, कौन किस आधार पे, इसकी चर्चा फिर कर लेंगे। नंबर 1 हमने लिखा है ह्रस्व स्वर। लाइन छोड़ देना ऊपर, अगर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगा तो कैसे बनेगा मैं बात बताऊंगा आपको। नंबर 2 है दीर्घ स्वर और नंबर 3 पर है, उसका नाम है प्लुत स्वर। भाई कुल मिलाकर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये रटने की बात नहीं है, समझना है कि किस आधार पर ये 3 भेद है। तो उससे पहले, आधार से पहले हमने बात करनी होगी कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और प्लुत क्या होता है। उसके बाद अपने आप ही बता देंगे ये किस आधार पे हैं। सबसे पहले बात आती है ह्रस्व की, तो ह्रस्व का अर्थ होता है क्या भाई, छोटा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है भाई, बड़ा। इसका मतलब है छोटा का आपसे क्या पूछ लिया जाए, विलोम पूछ लिया जाए, तो फिर क्या कहोगे, बड़ा। दीर्घ का अर्थ बड़ा, ह्रस्व का अर्थ है छोटा। एक अतिरिक्त बात बता रहा हूं विलोम से संबंधित, क्योंकि ये बात आ गई और पेपर के लायक है, गलत नहीं करके आना, क्योंकि हम अक्सर गाय का भैंस और भैंस के गाय के नीचे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब विलोम की बात आती है तो विलोम का अर्थ होता है जो शब्द दिया गया है उससे उल्टा अर्थ देने वाला शब्द हमने देखना है, जिसका विपरीत अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने ये कहा है कि ह्रस्व शब्द है, ह्रस्व का विलोम आपने क्या लिया है, दीर्घ लिया है। क्यों लिया, क्योंकि ह्रस्व का अर्थ क्या था, छोटा, और दीर्घ का अर्थ क्या था, बड़ा। जो छोटा का विलोम पूछे तो क्या कहोगे, बड़ा। अब क्वेश्चन देखना, बड़ा का विलोम पूछे उल्टा तो क्या करोगे, छोटा। और उसने पूछा ह्रस्व का विलोम, दीर्घ, और वो पूछ ले दीर्घ का विलोम। अब हमारा दिमाग तुरंत जाएगा किस ओर जाएगा, ह्रस्व की ओर। यही गलती करेंगे, अरे ह्रस्व का तो विलोम दीर्घ कर दिया, लेकिन दीर्घ का वापिस वह आना पड़े तो क्या करना है, लघु करेंगे। अब बात आती है फिर, देखो ये यहां से ले आया मैं, जब आपसे पूछ लिया जाए कि लघु का विलोम क्या होगा, तो फिर दीर्घ नहीं करना है, क्या करेंगे, गुरु करेंगे। बट याद रखना, जब भी बात आती है कि दीर्घ का विलोम और ऑप्शन में लघु ना हो तो फिर मजबूरी है उत्तर क्या करना, ह्रस्व करना। हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन में ह्रस्व भी आ जाए और लघु भी आ जाए तो दीर्घ का विलोम पहली प्राथमिकता में क्या रखेंगे, लघु, और लघु का विलोम पूछ ले तो क्या करना है, गुरु करना है। इसका मतलब इस समीकरण को, इस टेबल को याद रखनी है बहुत अच्छे से। अब बात आती है कि एक तो छोटा वर्ण है और एक बड़ा वर्ण है। कुछ देर के लिए इसको रोक देते हैं हम भाई। अब बात आती है कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जब हम छोटे थे तो हमारा बोलने का तरीका भी निराला होता था और हम पूरे जोर से बोलते थे, ए अनार, आ आम। फिर हम ये लगाते थे इसके साथ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। फिर हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि इसके आने से समीकरण बिगड़ गया, छोटे और बड़े वाला। फिर हमने डायरेक्ट बोलना पड़ा, ए आई ओ औ। इसका मतलब ए का बड़ा आ, ई का बड़ा बड़ी ई, ऊ का बड़ा बड़ा ऊ। री अकेली है इसलिए ह्रस्व के पास आएगी, क्यों आएगी ये मैं बता दूंगा। ए आई ओ औ, कुल मिलाकर के इनकी संख्या जो है वो कितनी है,
7 और कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है 4। 7 और 4 11 और कुल स्वर कितने थे 11। अब एक बात बताओ, ये इनका बाप है और इस बाप के औलाद कितनी है 3 है। अब जब एक बाप अपनी जायदाद का बंटवारा करेगा तो तीनों बेटों को समान हिस्सा देगा, नहीं दिया गया, क्योंकि प्लुत के हिस्से में अभी तक कोई भी स्वर नहीं आया। 4 ह्रस्व के पास हैं और 7 दीर्घ के पास है। अब ये उल्टे नहीं करने। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो कुल संख्या कितनी है 4। वो पेपर में पूछ ले दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो उत्तर क्या रहेगा 7 रहेगा। अब देखो ये 7 और 4 का झमेला कैसे मिटेगा। दीर्घ का अर्थ कितना बड़ा, और बड़ा जो है वो शक्तिशाली तो होगा, इसलिए कहता है कि बड़े ने अपने किसी भी तरह से दल बल से कितने ले लिए, तो बड़े के पास बड़ी संख्या आएगी और कितनी आएगी 7, और छोटे के पास कितनी रह गई 4 रह गई भाई। इसलिए ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और भाई दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अब क्वेश्चन आता है परिभाषा के रूप में। अब परिभाषा की जब बात करूं तो ये किस आधार पे हैं वो देखिए। बात आती है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो हमने ये कहा है कि जिन वर्णों को बोलने में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, वो क्या कहलाएंगे ह्रस्व स्वर। और जिन वर्णों को बोलने में कितने नंबर पे आया है 2 नंबर पे, इसलिए जिन वर्णों को बोलने में दुगुना समय लगे, किससे दुगुना ह्रस्व स्वर से, कि जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे वो क्या कहलाएंगे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। पहली बात ह्रस्व की, ह्रस्व में क्या लगेगा कम से कम समय, बोलकर देख लो ए, क्या आ में भी उतना ही लगा, नहीं, इस ए की तुलना में आ को बोलने में ज्यादा समय लगेगा। अ आ ई उ ऊ री, इसका मतलब ये वर्ण जब भी बोले जाएंगे इनको बोलने में समय कितना लगेगा दुगुना। तो जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे वो क्या कहलाएंगे दीर्घ स्वर। एक और बात यहां क्लियर कर दूं कि हम अक्सर लिखते हैं 2 गुना। 2 गुना अशुद्ध शब्द है, कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए शुद्ध शब्द का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में शुद्ध वर्तनी भी आती है, शुद्ध शब्दों भी है, विलोम शब्दों की बात आती है। इसलिए मैं यही बता दूं कि 2 गुना कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है दुगुना। क्लियर। अगली बात आती है जी प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो देखो ये कितने नंबर पे है 3 नंबर पे। कहां से ह्रस्व स्वर से बात करें तो 3 नंबर पे, लेकिन दीर्घ से बात करेंगे तो कितने नंबर पे 2 नंबर पे है। यहां से 2 नंबर पे और वहां से 3 नंबर पे। तो 2 परिभाषाएं बन सकती हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे या तिगुना समय लगे वो तो प्लुत स्वर कहलाएंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगे वो क्या कहलाएंगे प्लुत स्वर कहलाएंगे। अब बात आती है जी इसके उदाहरण पूछ लिए जाएं तो क्या होंगे। ये DSSB में तो आ चुका है, आप भी ध्यान से देंगे। मैंने ये कहा कभी ना कभी देवनागरी लिपि के अंक हमने पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 जो भी है 6, ये मात्राएं कभी ना कभी आपने ये अंक कभी ना कभी देखे होंगे। यहीं तक बात मैं करता हूं क्योंकि हमारे काम की बात यहां आ चुकी। इसको देखो, ये है 1, ये है 2 और ये कितना 3 है भाई। इसका मतलब क्या है, इसका एक सर्व रूप से आपने उदाहरण पढ़ा होगा जिसका नाम है ओम। क्या लिखा हमने ये ओम। इसका मतलब यह है कि इस आकृति को ध्यान से देखो और इस आकृति को इससे मेल करवाओ। ये क्या है, ये संख्या है कितनी 3, और ये कितने नंबर पे है 3 नंबर पे। इसका मतलब यह है कि प्लुत स्वर कभी भी इस संख्या के बिना आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसको बोलने में 3 गुना समय लगेगा। 3 गुना समय लगेगा तो देवनागरी लिपि के इस अंक के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। आप कितने उदाहरण क्यों ना ले लो, अगर मैंने लिख दिया अरे
इतना लिया और मैंने जस्ट इसके बाद 3 जोड़ दिया तो उदाहरण किसका बन गया? प्लुत स्वर का। मैंने एक शब्द कहा हरे और मैंने इसी के साथ एक संख्या जोड़ दी 3 की, तो क्या बन गया? इसका मतलब यह प्लुत स्वर का उदाहरण बन चुका है। हाँ, इस ओम को आधुनिक समय में हम इस तरह लिखते हैं तो भी ये उत्तर किसका माना जाएगा? प्लुत का, क्योंकि इसमें भी एक 3 की संख्या को दिखाया गया है। क्लियर? तो इसके उदाहरण तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाने चाहिए। अब बात आती है तो इनका प्रयोग जो है प्लुत स्वर का, ये वैदिक संस्कृत में होता था, हमारी आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। इसलिए कुछ विद्वान तो इसके पक्ष में है कि इसको हटा दो, क्योंकि बार बार क्यों बेइज्जती करते हो, 4 इसको दे दिए, 7 इसको दे दिए, इसके हिस्से में कुछ नहीं आया। लेकिन एनसीईआरटी ने आज तक इसको नहीं हटाया है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत से हिंदी आई है, इसलिए इसके तीनों भेदों को हमने रोके रखा है। बात क्लियर परिभाषा की? अगली बात यह है कि ये 3 भेद हमने किस आधार पर बनाए हैं। तो क्लियर याद रखिएगा, हमने लिखा बोलने में कम से कम समय लगे, समय, और समय को मैं कहता हूं काल। हिंदी में एक टॉपिक भी है काल, काल का अर्थ होता ही क्या है? समय। क्या लगे? कम से कम मात्रा, ये मात्रा होती किसकी है? वर्णों की। कौन से? स्वर की। और स्वर ही हम पढ़ रहे हैं, तो काल मात्रा के आधार पर, काल मात्रा के आधार पर अगर स्वर के भेद पूछ लिए जाएं तो कितने रहेंगे? 3। दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, बोलने से तात्पर्य जब भी बोला जाएगा तो क्या होगा? उच्चारण। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में, क्यों? जिन वर्णों को बोलने में कम से कम समय लगे, जिन वर्णों को बोलने में 2 गुना समय लगे, दुगुना, 3 वर्णों को बोलने में 3 गुना समय लगे। इसका मतलब उच्चारण में क्या लग रहा है? समय। मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की। काल का अर्थ समय, तो काल मात्रा के आधार पर भी हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? चाहे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी 3 और यहां से पूछा जाए तो भी 3 उत्तर रहेगा। भाई क्लियर है यहां तक बात? वापिस पूछ ले, 4 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, या इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? ह्रस्व। 7 कौन है या क्या होते हैं? 7 दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत की हमने बात कर ली कि इसमें संख्या लगी आएगी और कितनी? 3 की। अगली बात आती है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जीवा की सक्रियता के आधार पर, तो जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर वर्ण के भेद हैं भाई। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इन 3 भेदों का जिक्र प्यारे साथियों हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपका प्यार जिस तरह से मैंने पहले भी YouTube चैनल पे मिलता रहा उसी तरह मिलता रहेगा। आप कोई सुझाव अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपकी हर एक बात को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो बनाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।